नमस्कार, मैं सनत कुमार पांडे, व्याख्याता इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। नेटवर्क फिल्टर्स एंड ट्रांसमिशन लाइन की इस वीडियो श्रृंखला में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट 4 इस सब्जेक्ट की जो ट्रांसमिशन लाइन बेस्ड है, इसके कुछ कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे, जो कि लेक्चर नंबर 3 होगा इस यूनिट का। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर को बेसिकली हम लोगों ने जो लास्ट टर्न पे चीजें डिस्कस करी हैं उसी से कोरिलेट करते हुए कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड स्टैंडिंग वेव्स क्या होती हैं, डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, एसडब्ल्यूआर, वीएसडब्ल्यूआर, जो हम लोगों ने लास्ट टर्न पे डिस्कस किया था, इसी में कुछ और कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद ट्रांसमिट एंड दियर रिलेशन इनके क्या होते हैं, और साथ ही साथ फिर इसके साथ हम लोग जो है वो अपने ट्रांसमिशन लाइन के इनपुट इम्पीडेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, फॉर डिफरेंट डिफरेंट साइजेस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, वो भी चीजें हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसमिशन लाइन की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने बताया था कि एक टू टर्मिनल को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक लाइन होती है, जिसमें आप सेंडिंग पोर्ट से रिसीविंग पोर्ट तक के बीच का जो सिग्नल होता है उसको ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। और इसमें एक आपका जो सेंडिंग एंड होता है, इसको जनरेटर, उस पे जनरेटर सर्किट लगा होता है, और जिधर आपका रिसीविंग एंड होता है उधर हम बोलते हैं कि लोड कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ट्रांसमिशन लाइन कंप्लीट होता है। तो ट्रांसमिशन लाइन बेसिकली क्या है? अ ब्रिज बिटवीन सर्किट थ्योरी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है। तो ट्रांसमिशन लाइन का जब हम डिस्कशन करते हैं तो हमें सर्किट थ्योरी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, मतलब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्मेट में कैसे हमारा ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू जो है वो पैरामीटर्स, करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, ट्रांसमिट करता है, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली हमारे पास कुछ बेसिक्स लॉज हैं, जैसे किरचॉफ करंट लॉ हो गया, किरचॉफ वोल्टेज लॉ हो गया, ठीक है। फिर टू पोर्ट नेटवर्क जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। फिर ओपन सर्किट क्या होता है, क्लोज सर्किट क्या होता है, सोर्स क्या होता है, लोड क्या होता है, ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग इन सभी चीजों को कोरिलेट करके एक फिजिकल जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है वो कैसे वर्क परफॉर्मेंस देता है, हम उसके बारे में जो है वो डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लास्ट टाइम पे भी डिस्कस किए थे कि हमारे पास कोई भी सिग्नल हो, वो लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी पे वर्क परफॉर्म कराने के हमारे पास ऑप्शन होते हैं। At low frequencies, the circuit elements are lumped since voltage and current waves affect the entire circuit at the same time, ठीक है। और लो वोल्टेज में अगर हम डिस्कशन करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी पे डिस्कशन करते हैं, तो जो भी उसके सर्किट एलिमेंट है, चाहे कैपेसिटेंस हो, रेजिस्टेंस हो, वोल्टेज हो, हम मान चलते हैं कि लम्प पैरामीटर की तरह परफॉर्मेंस देंगे, और हम उसके सर्किट को उस हिसाब से डिस्कस करते हैं। But at microwave frequencies, such as treatment of circuit element is not possible since voltage and current waves do not affect the entire circuit at the same time, ठीक है। तो कुछ बेसिक रिलेशंस होती हैं लेमडा की फ्रीक्वेंसी के साथ, लेमडा इज इक्वल टू सी बाई एफ। इन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स का यूज करके हम बेसिकली अपनी ट्रांसमिशन लाइन को, चाहे वो लो फ्रीक्वेंसीज पे हो चाहे हाई फ्रीक्वेंसीज पे हो, हम उनमें कोरिलेशन करते हैं और डिस्कशन करते हैं, ठीक है। जैसा हम लोगों ने लास्ट पे डिस्कशन किया था कि मान लीजिए कोई हमारा वोल्टेज है, जो सिग्नल है, जो हमारा क्या है कि जो सोर्स एंड है, उस सोर्स एंड से किधर चलता है, लोड एंड की तरफ। और लोड एंड पे मान लीजिए जो हमारा इम्पीडेंस लगा हुआ है, अगर उसकी वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस से मैच नहीं है, तो हम लोगों ने देखा था कि कैसे मैक्सिमम पावर का ट्रांसमिशन नहीं होता है और सम पार्ट ऑफ द इंसिडेंट वेव इज रिफ्लेक्टेड बैक, ठीक है। तो जो ये रिफ्लेक्टेड वाली वेव है और इंसिडेंट वाली वेव है, ये दोनों आपस में मिलके एक पैटर्न बनाती हैं, जिनको हम लोग बेसिकली जो है वो स्टैंडिंग वेव के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इन दोनों का अगर हम जो हमारा रिफ्लेक्टेड है और जो इंसिडेंट है, उन दोनों का अगर रेशियो लेते हैं तो इसी को हम लोग बेसिकली रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं, और जिसकी वैल्यू जो है ZL माइनस Z0 अपॉन ZL प्लस Z0 होती है।
और मैंने बताया था कि ZL क्या है, आपका लोड इम्पीडेंस है, और Z0 क्या है, आपका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है। और हमेशा जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होगा उसकी वैल्यू 1 से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोगों ने लास्ट टाइम पे भी डिस्कस की थी। फिर वही स्टैंडिंग वेव में फिर हमने बताया कि स्टैंडिंग वेव इज फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव्स एंड हैज नोडल पॉइंट एट द पॉइंट्स दैट रिमेन स्टेशनरी विद द टाइम। ठीक है, अब जैसे हमारा कोई रेशियो, जैसे हमने बोला कि जो हमारा वोल्टेज ट्रांसमिट हो रहा है और जो हमारा इंसिडेंट होने के बाद जो है रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, तो दोनों का आपने देखा कि कैसे VR और VS का रेशियो लेते थे तो हमें रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट मिलता था। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं स्टैंडिंग वेव की, तो स्टैंडिंग वेव क्या होती है, इज परफॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव। वही जो इंसिडेंट वाली वेव है और रिफ्लेक्टेड वेव है, दोनों के सुपर इम्पोजिशन से हमारा क्या बनता है, स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और स्टैंडिंग वेव रेशियो की बात करें जिसको हम लोग VSWR से डिफाइन करते हैं, तो Vmax अपॉन Vmin होता है। और वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल्स इज कॉल्ड द स्टैंडिंग वेव रेशियो। अगर इसको डीबी में रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या है, log बेस 10 में VSR को कैलकुलेट करें और 20 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इस तरीके से हमने देखा था कि जो हमारा VSWR है वो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट से कैसे जो है वो रिलेशनशिप होती थी उसकी। तो VSWR इज इक्वल टू 1 प्लस आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट अपॉन 1 माइनस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, और यहाँ ध्यान देने की बात है कि जो VSWR की वैल्यू है वो हमेशा 1 से हाई होगी। इतनी बातें हम लोगों ने लास्ट टाइम पे डिस्कस की थी। अब हम लोग जनरल इनपुट इम्पीडेंस इक्वेशन का डिस्कशन करते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने सोर्स साइड से ही जो लोड पे हमने ZL की वैल्यू कनेक्ट कर रखी है इम्पीडेंस, हम पूरे सर्किट का जो है एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और डिफरेंट जो आपका ट्रांसमिशन लाइन का साइजेस है वो कैसे डिपेंड करता है, उन सब चीजों पे भी हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक इक्वेशन जो आपका इस वही वोल्टेज और करंट का रेशियो अगर लेते हैं तो वही V इज इक्वल टू, आप लोग जानते हैं कि बेसिक जो हमारा रिलेशन होता है दैट इज V इज इक्वल टू IR, और यहाँ पर R को अगर हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस के फॉरवर्ड में I इंटू Z। ठीक है, और अब अगर मैं इम्पीडेंस की बात करूं तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई I। ठीक है, तो V बाई I का ही रेशियो लेते हैं। ठीक है, इनपुट साइड से, तो हम इसको क्या बोलते हैं, V इन। ठीक है, और इसी V इन को हम जब कैलकुलेट करते हैं इस सर्किट में तो हमें जो एक्सप्रेशन आती है दैट इज Z इनपुट इज इक्वल टू Z0 इंटू ZL प्लस JZ0 tan बीटा L अपॉन Z0 प्लस JZL tan बीटा L। ठीक है, ZL क्या है यहाँ पे, जो आपने लोड कनेक्ट कर रखा है, लोड इंपीडेंस की वैल्यू। ठीक है, और Z0 क्या है आपका, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, बीटा क्या होता है, बीटा बेसिकली फेज कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू 2 पाई बाई लेमडा के बराबर होती है, जहां लेमडा क्या है, वेवलेंथ है। L क्या है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एक्सप्रेशन बन गई Z इनपुट की। Z इनपुट इज इक्वल टू Z0 इंटू ZL प्लस JZ0 tan बीटा L अपॉन Z0 प्लस JZL tan बीटा L। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन से हम डिफरेंट टाइप के ट्रांसमिशन लाइन की एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और इनपुट इम्पीडेंस की क्या वैल्यूज आती हैं वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, मान लीजिए आपके पास ट्रांसमिशन लाइन है, तो अ ट्रांसमिशन लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए पैरेलल वायर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ इट्स स्पेसिफिक शेप और कंस्ट्रक्टिव पैरामीटर्स। ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइन बेसिकली क्या होती है, दो पैरेलल वायर का रिप्रेजेंटेशन है। अब इसकी जब एनालिसिस करते हैं तो मान लीजिए पूरी लेंथ की साइज हमारा Z है। ठीक है, L साइज का है, हम उसके छोटे छोटे पैरामीटर्स को क्या है, छोटे छोटे पीसेस कर देते हैं डिफरेंट, और उस जो हमारे पीसेस हैं हम उनको मान के चलते हैं
कि इनका जो हमारा इम्पीडेंस है दैट इज डेल्टा जेड के बराबर है। और अगर हम प्रत्येक डेल्टा जेड का जो इम्पीडेंस है उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि एक आपका इंडक्टर और एक रजिस्टर सीरीज में लगा है, और एक इंडक्टेंस और एक कैपेसिटेंस आपका क्या है, शंट में लगा हुआ है। ऐसे पूरे सर्किट में आप देखेंगे कि रजिस्टर और इंडक्टर सीरीज में, और जो आपका इंडक्टेंस है और कैपेसिटेंस है वो शंट में एक दूसरे से पैरेलल होके कनेक्टेड है इस ट्रांसमिशन लाइन में। और जो ये आपका यूनिट, जो आपका ये छोटा सा सेगमेंट है बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन का, उसमें ये सारे जो है एलिमेंट्स उपस्थित होंगे और हम इनकी एनालिसिस करेंगे, और एक छोटे पार्ट की एनालिसिस करके हम कंप्लीट जो है ट्रांसमिशन लाइन की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं सभी कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो ये बेसिक जो पैरामीटर्स होते हैं किसी ट्रांसमिशन लाइन के, रेजिस्टेंस हो गया जिसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर इंडक्टर है L से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है ये भी सब दिया हुआ है कि, फिर उसके बाद इंडक्टेंस है, फिर कैपेसिटेंस है। तो बेसिकली ऑल दीज आर द पैरामीटर ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन एंड देयर यूनिट इज गिवन इन दिस टेबल। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है बेसिकली पैरामीटर और उसकी यूनिट, और हो सके तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी आप लोग मेमोराइज कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। ठीक है, ये डिफरेंट आपके पैरामीटर्स हैं। जैसे ट्रांसमिशन लाइन का जर्नल एक्सप्रेशन की बात हम लोगों ने जैसे टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ते समय देखा था कि गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा हुआ था, जिसको हम लोग प्रोपगेशन कांस्टेंट के नाम से जानते थे गामा को। ठीक है, और फिर आपका फेज वेलोसिटी होती है, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस होता है। तो बेसिकली डिफरेंट टाइप की लाइंस, जैसे ट्रांसमिशन लाइन लॉसलेस है तो वहां पर जो है अल्फा की वैल्यू जैसे 0 है, बीटा की वैल्यू ओमेगा अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन आर अपॉन सी है। तो बहुत सारी हमारे पास टाइप की ट्रांसमिशन लाइन है। लॉसी लाइन है, लॉसलेस लाइन है, लॉसलेस कोएक्सियल लाइन है, लॉसलेस टू वायर्ड लाइन है, लॉसलेस पैरेलल प्लेट लाइन है। तो इनके डिफरेंट डिफरेंट जो अल्फा और बीटा की वैल्यूज होंगी जिसपे हमारा प्रोपगेशन कांस्टेंट गामा जो है वो डिपेंड कर रहा होगा। तो इस टेबल में आपको बहुत सारे पैरामीटर्स दिए हुए हैं, आप इनको भी मेमोराइज कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जो हमारा मेन डिस्कशन का टारगेट है बेसिकली हम लोग वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन लाइन के इनपुट इम्पीडेंस को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं और उसकी एनालिसिस देखेंगे। तो बेसिकली इस दिए गए जो डायग्राम है उसमें क्या है कि हमारा जैसे हम कहें कि हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें लोड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कनेक्टेड हैं। जैसे हमारा कोई मान लीजिए जनरल लोड ZL लगा हुआ है ठीक है, फिर वहां पे हमारी जो Zin की कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, अब हम ZL की वैल्यू को Z0 के बराबर कर दें तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है वो लोड इंपीडेंस के बराबर है। कोई भी हमारा जो है वोल्टेज का रिफ्लेक्शन नहीं होगा, जितनी वेव हमारी आ रही होगी वही क्या होगा, आगे बढ़ जा रही होगी, किसी तरीके का कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है, कुछ ना कुछ जो है डिफरेंसेस रहते ही रहते हैं। ठीक है, फिर यहीं पे अगर हमने इसको एक वायर के थ्रू शॉर्ट कर दिया तो इसको बोलते हैं शॉर्ट जो है टर्मिनल है ये। ठीक है, फिर अगर इसको हमने कोई कनेक्शन नहीं किया तो इसको ओपन टर्मिनल बोलते हैं। इंडक्टर लगा दिया तो इसके इंडक्टेंस की वैल्यू हो जाएगी Jx इज इक्वल टू J ओमेगा L। कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया तो Jx इज इक्वल टू माइनस J अपॉन ओमेगा C, इसकी वैल्यू हो जाएगी ZL की। ठीक है, और हम इसके रिजल्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द किरचॉफ वोल्टेज और करंट लॉ। ठीक है, फिर वहीं पे जैसे मैंने बताया कि जो हमारा अगर ZL की वैल्यू Z0 के बराबर है तो हम बोलते हैं कि हमारा जो सर्किट है वो बेसिकली क्या है, मैच्ड है। लोड क्या है, मैच्ड है, किसके साथ, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस के साथ। और इस कंडीशन में कोई हमारी वेव रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आ रही होगी और हम कहते हैं कि जो हमारा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब ओपन सर्किट की बात करें, मतलब ZL की वैल्यू को हम इनफाइनाइट कर दें तो आपका जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होगा दैट इज 1 हो जाएगा।
और शॉर्ट लोड कर दें, ठीक है, थर्ड वाली कंडीशन जो है आपका ZL इज इक्वल टू 0 कर दें तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट -1 से +1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। और 3 स्पेसिफिक कंडीशन है, जब मैच लोड होगा तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू 0 होगी, और जब ओपन लोड होगा तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू 1 होगी, और शॉर्ट लोड होगा तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू -1 होगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को देखा कैसे ये वैरी करता है, ठीक है। अब वोल्टेज स्टैंडिंग वेव पैटर्न्स की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि हमारा लोड परफेक्टली जो है वो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस से मैच कर रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू 0 के बराबर होगी, और मैच के केस में है कि जो हमारा सिग्नल जा रहा होगा वो रिफ्लेक्ट होके नहीं आएगा। तो बेसिकली क्या है कि जो भी हमारा सिग्नल ट्रांसमिट हुआ वो आगे क्रॉस कर जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक होके नहीं आएगा, मतलब ये बाउंड्री वाला आपका एज अ ओपन की तरह बिहेव कर रही होगी, ठीक है। फिर वहीं हम बात करें कि अगर हमारा जो है वो शॉर्ट सर्किटेड है, तो शॉर्ट सर्किटेड के केस में क्या है कि शॉर्ट सर्किटेड मतलब क्लोज्ड है बाउंड्री, ठीक है, और क्लोज्ड है तो जो हमारी साइन जो ये वेव्स है, ठीक है, बेसिकली लेमडा से λ/2 और फिर 0 पे यहाँ पे इसको टच कर रही होंगी, ठीक है। और अगर यहीं ओपन सर्किट की बात करें तो ओपन सर्किट में क्या है कि λ/2 पे तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, और जहां पे हमारी वॉल बेसिकली लेमडा इज लेंथ 0 है, डी की वैल्यू, वहां पे भी ये मैक्सिमम होगा, और λ/4 पे क्या होगा, ये मिनिमम होगा। तो जो एक वेव लेंथ है बेसिकली आप बात करें तो जो λ/2 है, λ/2 में बेसिकली दो आपके मैक्सिमा मिल जाएंगे और एक आपका मिनिमा मिल जाएगा। और इस तरीके से स्टैंडिंग वेव्स इन ओपन एंडेड ट्यूब्स में अगर हम देखें कि जब ट्यूब हमारी बंद होगी तो बेसिकली ये पॉइंट हमारा सेंटर पे मिलेगा, ठीक है। और जब हमारी जो है वो लाइन ओपन सर्किटेड होगी तो बेसिकली क्या होगा कि जो हमारा कार्नर है वहां पे हमको मैक्सिमा मिलेगा, और अगर हमारी शॉर्ट सर्किटेड है तो हमको वहां पे मिनिमा मिलेगा, ठीक है, जैसा आपने यहाँ पे डायग्राम में देखा, ठीक है, कि शॉर्ट सर्किटेड के लिए बेसिकली D इज इक्वल टू 0 पे हमारा वोल्टेज 0 रहता है, और ओपन सर्किटेड में D इज इक्वल टू 0 पे जो हमारा वोल्टेज है वो मैक्सिमा शो करता है। तो इसी तरीके का पैटर्न हमारी ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो है वो बनेगा, ठीक है। जैसे जैसे हम लेमडा बाई डिस्टेंस ट्रेवल जो एज्यूम कर रहे हैं उसकी वैल्यू को चेंज करेंगे तो जो हमारा पैटर्न होगा बेसिकली वो भी क्या होगा, बदलता जाएगा। अब इसमें हम लोग कुछ और इन्हीं सब चीज़ों को ट्रांसमिशन लाइन पे अगर हम डिस्कशन करने का प्रयास करें तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा इनपुट इम्पीडेंस का है, तो इनपुट इम्पीडेंस को देखते हैं क्या होता है। जैसे सर्किट ए आपका एक्चुअल सर्किट है, तो एक्चुअल सर्किट में बेसिकली देखिए कुछ आपके टर्मिनल्स हैं, जैसे ए डैश हो गया, ठीक है, फिर बीबी डैश हो गया, फिर सीसी डैश टर्मिनल हो गया। ए डैश टर्मिनल से आपका जनरेटर लगा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, सोर्स एंड, ठीक है। और सीसी डैश से आपका क्या लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे क्या, लोड एंड। और जो बीबी डैश है ये बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन का जो पार्ट है, और हम इसकी एनालिसिस इसी पॉइंट से करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। In the actual circuit, the terminal BB dash at the arbitrary location D on the line, ZD is the wave impedance of the line when looking to the right, that is toward the load, ठीक है। तो हम यहां से बेसिकली इस एंड से सर्किट को देख रहे हैं, ठीक है। और D डिस्टेंस पे जो कि पॉइंट BB डैश है, ठीक है, वहां पे हम मान के चलते हैं कि लोड हमारा जो इम्पीडेंस की वैल्यू है दैट इज ZD, ठीक है, और उसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ द इक्विवेलेंस प्रिंसिपल्स अलाउ अस टू रिप्लेस द सेगमेंट टू द राइट ऑफ द टर्मिनल BB डैश विद द लम्प्ड इम्पीडेंस ऑफ द वैल्यू ZD, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर जब इसकी एनालिसिस कर लें
तो यहाँ पर हम बेसिकली एक ZD का इम्पीडेंस इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे इसकी बेसिकली एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो एनालिसिस के पार्ट में जब हम लोग जाते हैं तो बेसिकली आपको कुछ कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए कि ओपन सर्किट क्या होता है, ठीक है, क्लोज सर्किट क्या होता है, फिर ओपन सर्किट के केस में जो है वो कैसे हम एनालिसिस करते हैं, क्लोज सर्किट के केस में हम कैसे एनालिसिस करते हैं। तो इनपुट इम्पीडेंस की बात हम अगर करते हैं तो आप पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन मेनी ट्रांसमिशन लाइन प्रॉब्लम्स इन द इनपुट इम्पीडेंस एट द सोर्स इन ऑफ द लाइन एट D इज इक्वल टू L। ठीक है, D इज इक्वल टू L मतलब वही Zin की बात करें तो Zin जो है ZL के बराबर होगा, क्योंकि D इज इक्वल टू यहाँ L हो जाएगा, और Z0 जो Zin की वैल्यू होगी दैट इज Z0 इंटू 1 प्लस रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट at the distance L upon 1 minus reflection coefficient at the distance L। ठीक है, और हम इस फार्मूले का यूज करके, अगर चूंकि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की हमें वैल्यू पता है कि ZL माइनस Z0 अपॉन ZL प्लस Z0 के बराबर होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम Zin का एक फार्मूला जो है वो हमें मिलता है। ठीक है, अगर हम इसको मैथमेटिकली एनालाइज करें तो Zin इज इक्वल टू Z0 इंटू ZL प्लस JZ0 tan बीटा L अपॉन Z0 प्लस JZL tan बीटा L। ठीक है, तो tan बीटा L जो टर्म है बेसिकली L क्या है आपका, जिस लेंथ पे आप एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, कहां से, सोर्स एंड से। और बीटा की क्या है, बीटा बेसिकली एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है क्या, 2 पाई बाई लैम्डा। ठीक है, 2 पाई बाई लैम्डा। अब क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट जो है वो लोड वैल्यू और डिफरेंट डिफरेंट साइजेस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन को अगर हम कंसीडर करते जाएं और इस ट्रांसमिशन लाइन को जो है बेसिकली हम एनालाइज करें तो हमें कुछ जो बेसिक चीजें देखने को मिलेगी। हम एक एक करके इसको सीखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली है क्या कि हमने क्या किया कि जो हमारा टर्मिनल A डैश है, ठीक है, हमने जो लोड इंड था उसको Z इज इक्वल टू 0 माना, मतलब D इज इक्वल टू 0, और जो हमारा सोर्स इंड है A डैश वाला पॉइंट है, ठीक है, बेसिकली हमने उसको Z इज इक्वल टू माइनस L या D इज इक्वल टू L की वैल्यू ले ली। L डिस्टेंस पे एनालिसिस करना है, और फिर हम इस पूरे कंप्लीट सर्किट को जो हमारा आउटपुट है ZL कनेक्टेड है, इसको रिमूव करके इसकी जगह हम क्या कनेक्ट कर देंगे, Zin कनेक्ट कर देंगे। जब हम Zin की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, मतलब क्या है, जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन वाला पोर्शन था विद किसके, लोड वाला जो हमारा इंपीडेंस लगा है, दोनों का इफेक्टिव वैल्यू को हम कैलकुलेट करें और इस सोर्स इंड के साथ कनेक्ट कर दें। अब ये हमारा सर्किट क्या हो गया, इजी हो गया एनालिसिस में। अभी तक जो कॉम्प्लेक्स पोर्शन था कि इसमें ट्रांसमिशन लाइन का भी पार्ट है और फिर उसके बाद जो है वो लोड भी लगा हुआ है। ठीक है, तो उन सब इतनी चीजों को हम डिस्कस ना करके हम बेसिकली क्या है कि वो छोटे से पोर्शन को जो है वो Zin की वैल्यू को साथ जो है इस कंप्लीट सर्किट को डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए बेसिकली जो हमें प्राइमरी कुछ हमारी जो कंडीशंस हैं उसको हमें देखना पड़ेगा कि अगर हमारा जो ZL की वैल्यू है, लोड एंड है, बेसिकली अगर उसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया है, मतलब क्या है कि ZL की वैल्यू को हमने क्या कर दिया है, 0 कर दिया है। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू में अगर आप ZL की वैल्यू जहां जहां है उसको 0 रख दीजिए, ठीक है, तो क्या होगा, ये नीचे से आपका ये टर्म जो है वो 0 हो गया, प्लस ये वाला टर्म 0 हो गया। ठीक है, और जो Zin मिलेगा शॉर्ट सर्किट का, हमको किसके बराबर मिल जाएगा, JZ0 tan बीटा L। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा इनपुट इंपीडेंस मिलेगा वो बेसिकली क्या है, एक रिएक्टेंस वैल्यू है, क्योंकि इमेजिनरी टर्म भी इसमें आ रहा है J वाला। ठीक है, तो थ्रू द प्रॉपर चॉइस ऑफ द लेंथ ऑफ अ शॉर्ट सर्किटेड लाइन वी कैन मेक देम इनटू इक्विवेलेंट कैपेसिटर और इंडक्टर ऑफ एनी डिजायर रिएक्टेंस। ठीक है, तो हम पूरी ट्रांसमिशन लाइन और जो हमारा शॉर्ट सर्किट जो लोड है उसको हम किसी एक पर्टिकुलर कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस की वैल्यू से क्या है, रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और आपका जो ZSC की वैल्यू आ गई Zin की शॉर्ट सर्किट के केस में, दैट इज JZ0 tan बीटा L। ठीक है, फिर इसी तरीके से हम बात करें ओपन सर्किट के लिए, तो ओपन सर्किट के लिए आप देखेंगे कि ये वाला टर्मिनल क्या है आपका, एज अ ओपन सर्किट हो जाएगा।
ठीक है। अब ये ओपन सर्किट जब हो जाएगा तो यहाँ पर आपको क्या ZL की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, इनफाइनाइट। ठीक है, ZL की वैल्यू को अगर इनफाइनाइट रखेंगे और ऊपर यहाँ पे भी इसको इनफाइनाइट रखेंगे, ठीक है। और जब आप ZL को कॉमन ले लीजिए ऊपर और नीचे से, तो बेसिकली क्या होगा कि ये टर्म हो जाएगा 1, ठीक है। और इस तरीके से ये आपका कॉमन में चला जाएगा ZL और ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो बेसिकली जो है Zin की वैल्यू ओपन सर्किट में आएगी क्या, -jZ0 cot बीटा। ठीक है, ये पूरा टर्म जो है कॉट के टर्म में आ जाएगा। लेकिन वहां पर भी आपको क्या है कि ये बेसिकली आपका जो टर्म है, जो इनपुट इम्पीडेंस शॉर्ट सर्किट में है और जो ओपन सर्किट में है, दोनों में आपस में एक जो है वो रिलेशन होगा, दैट इज Z0 is equal to under root of Zin in short circuited mode and Zin in open circuited mode। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग tan बीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज अंडर रूट ऑफ माइनस Zin in शॉर्ट सर्किटेड मोड अपॉन Zin in ओपन सर्किटेड मोड। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट का क्या कॉन्सेप्ट है ये आपने सीखा। ठीक है, फिर हम बात करें कि अगर हम लेंथ इसकी वैरी करें, ठीक है, जैसे हम क्वार्टर वेवलेंथ पे अगर इसकी एनालिसिस करना चाहें तो ठीक है, क्वार्टर वेवलेंथ पे ध्यान दीजिएगा कि L की वैल्यू को हमने कितना कर दिया, L की वैल्यू को हम लोगों ने कर दिया λ/4। ठीक है, दैट इज λ/4। ठीक है, और यहां से अगर बीटा L की वैल्यू आप निकालेंगे तो बीटा क्या होता है 2π/λ, और इसको L से L/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो tan बीटा L की वैल्यू आएगी, ठीक है, क्योंकि tan बीटा L की वैल्यू आपको यहाँ से इनफाइनाइट मिल जाएगी। ठीक है, अब इसको अगर आप लोग λ/4 को 2π/λ से आप मल्टीप्लाई करिए तो आपको बीटा L की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लैम्डा से ये लैम्डा कैंसिल हो जाएगा और ये 2 जो है तो बेसिकली π/2 आएगा, और π/2 जो है वो इनफाइनाइट के बराबर होता है। और यहाँ पे अगर इस एक्सप्रेशन में हम लोग जो है tan बीटा L को जो है वो इनफाइनाइट से प्लेस करें तो बेसिकली जो Zin की वैल्यू हमको मिलेगी, वो Zin की वैल्यू क्या करिए कि tan बीटा L ऊपर नीचे कॉमन ले लीजिए तो बाहर tan बीटा L कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ Zn के नीचे tan बीटा L आएगा तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो ये टर्म क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपको ZL मिल जाएगा चूंकि ये कॉमन ले चुके होंगे, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली एनालिसिस करके तो बेसिकली इसकी वैल्यू आपको Z0² अपॉन ZL के बराबर मिलेगी। ठीक है, किस केस में, जब आपने जो है वो लेंथ आपने जो है ट्रांसमिशन लाइन की कितना ले रखा है, λ/4 के बराबर, और इसको हम क्या बोलते हैं, λ/4 ट्रांसफार्मर। कहां से, लोड एंड से जो हमारा AA टर्मिनल है ट्रांसमिशन लाइन का, वहां तक की डिस्टेंस क्या हमने ले रखी है, λ/4, और इस तरह से हमें Zin की वैल्यू क्या मिल गई, Z0² अपॉन ZL। और इस एग्जाम्पल एक यहाँ पर हमने ले रखा है कि λ/4 के लिए आपको जो है वो ZL की वैल्यू दे रखी है, Z0 की वैल्यू दे रखी है। तो आपसे अगर पूछा जाए Zin की वैल्यू क्या होगी तो दैट इज आप जानते हैं कि λ/4 लेंथ के लिए Z0² अपॉन ZL होती है, और यहाँ पर हम लोग जो है वो वैल्यू रख देंगे तो आप सक्सेसफुली जो है वो Zin की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट जो है पोर्शन को हम डिस्कस करें कि अगर यहीं पे हम लोगों ने जो हमारा लेंथ है L की वैल्यू को, अगर हम लोगों ने λ/4 की जगह हाफ वेवलेंथ ले रखा, मतलब λ/2, तो यहाँ पे भी एनालिसिस को हम लोग ऑब्जर्व करें कि अगर L को हम लोगों ने λ/2 ले रखा है तो λ/2 ले लिया तो जो हमारा बीटा L की वैल्यू होगी क्या हो जाएगी, बीटा L की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा आप जानते हैं कि बीटा की वैल्यू क्या होती है 2π/λ। ठीक है, अब 2π/λ को ठीक है हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई किससे करें, λ/2 से। ठीक है, λ/2 से, तो λ/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, और लैम्डा से क्या है
लैम्डा कट जाएगा तो बीटा एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई, ठीक है। और tan पाई जब आप देखेंगे कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0। तो इस एक्सप्रेशन में जहां जहां tan बीटा एल है एट एल इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, उस टर्म को आप लोग 0 कर दीजिए, तो ये आपका टर्म 0 हो गया, ये टर्म आपका क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ से z0 से ये z0 कैंसिल हो जाएगा, तो zin की वैल्यू क्या आ जाएगी आपका, zl के बराबर, ठीक है। तो इन द केस ऑफ द l इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 की हम लोग बात करते हैं, तो इस केस में क्या है कि zin की वैल्यू हमारा zl के बराबर होगी, मतलब जो हमने लोड कैलकुलेट किया। तो यहाँ गौर करने वाली ये बात है कि अगर हम लोग लैम्डा बाई 2 का ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन की कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है वो Zin के पोर्शन से जो है क्या है, वॉश आउट होगी। कहीं जो है वो ट्रांसमिशन लाइन की कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का रोल ही नहीं रह जाएगा Zin में। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, अपने ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग डिस्कार्ड कर सकते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट जो है Zin की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, इस केस में ZL के बराबर हो जाती है, जब हम लोग लैम्डा बाई 2 ट्रांसमिशन लाइन का डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो हाफ वेवलेंथ लाइन डज नॉट मॉडिफाई द लोड इम्पीडेंस, ठीक है। तो जितना अगर हम लोग लैम्डा बाई 2 का ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं, मतलब लैम्डा बाई 2 साइज का ट्रांसमिशन लाइन अगर हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है, तो Zin की वैल्यू होगी वो Z0 के बराबर हो जाएगी। अब हमारा ट्रांसमिशन लाइन का जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है उसका रोल कहीं रह ही नहीं गया इस पूरे एक्सप्रेशन में, ठीक है। अब चाहे हमारा कम Z0 का ट्रांसमिशन लाइन हो या अधिक Z0 का ट्रांसमिशन लाइन हो, कहीं भी उसका रोल नहीं आ रहा है जो इसको इफेक्ट कर पाए Zin की वैल्यू को, और Zin डायरेक्टली किसके बराबर हो जा रहा है, ZL के बराबर हो जा रहा है, ठीक है। तो हमारा ओवरऑल जो है वो लोड बढ़ने न पाए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसका इस कैरेक्टरिस्टिक का यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन को डिजाइन करते समय। और यहीं पर अगर हम यहाँ पर अगर हमें लैम्डा बाई 2 ट्रांसफार्मर का एग्जाम्पल दिया है और Zin कैलकुलेट करना है, तो आप Zin इज इक्वल टू ZL के बराबर होता है, और ZL की वैल्यू 100 ओम दे रखी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज ट्रांसमिशन लाइन के डिफरेंट लेंथ पे जो है कैसी इसकी एनालिसिस होती है ये सीखा। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जैसे स्मिथ चार्ट वगैरह को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में यहीं तक, थैंक यू।